नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्निमित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीव। विदिशा के राज प्रासाद की संगीतशाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मदमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है, न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीतशाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे। मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें। गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा। मंत्री जी, पढ़िए पत्र। महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई हैं। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा। ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है। ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीतशाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीतशाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी।
दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राजप्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी। उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीतशाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा, महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं। कुछ आशा लेकर कुछ आशा दुर्लभ प्रिय है हृदय। सुंदर, अति सुंदर। महाराज देखा? पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया। बहुत दिनों पर देख रही हूँ, पर कैसे अपनाऊं, पर कैसे अपनाऊं। नाथ विवश हूँ, पर अपनी ही समझो मैं बलि जाऊं, बलि जाऊं, बलि जाऊं। महाराज, इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्यौछावर कर डाला। मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ विवश हूँ, पर अपनी ही समझो। मालविका, अब तू जा। ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए। महाराज जी भर कर मैं क्या पूछूंगी? मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज? मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है। गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ अरे गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो? महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है। मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई। मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ। ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो? दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ। गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका। जो आज्ञा। लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया। क्या कहते हो मित्र? उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो।
मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया। ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे। आर्यपुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए। जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं। तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और हुआ दोपहरी का समय, देव बढ़ा है दीप्तिमान सूरज प्रखर, दीप्तिमान जो अरे अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है। तो हरदत्त जी, आपकी शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे। आप जाकर विश्राम कीजिए। ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो। महाराज, सुंदरता में ही नहीं, कला में भी मालविका अद्वितीय है। मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया। मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कोई चिंता करो ना। हाँ, इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए। भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की तरह जल रहा है। मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सकें। महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट। वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रनिवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम ऊंचा। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय? उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी। हम उसे मालामाल कर देंगे। बकुला वलिका, समझ गई ना? यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ। अरे गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंपकर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ। अरे मालविका, तुम आ गई? दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पाँव में क्या बहुत कष्ट है? इस दुष्ट गौतम के नटखटपन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पाँव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा। तो तुम बकुला वलिका के साथ प्रमद बन जाओ। जो आज्ञा। यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी। ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। हा। तनिक देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है। हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र,
इस मधुर कोकिल स्वर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ओह, ये प्रेम की पीड़ा। हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मथ डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वो उतने ही कठोर होते हैं। महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है। हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा? चलिए झूलागृह की ओर। झूलागृह की ओर? हाँ हाँ। अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणिका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था? रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष्य में आज आपके साथ प्रमदवन के झूलागृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी। हाँ, मान तो ली थी, परंतु कैसी अचरज की बात है कि... क्या हुआ? उधर देखिए महाराज, उधर सीधे सादे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है? क्या मालिका आ रही है? और क्या? तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है। लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई। ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं। लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों। तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज। मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है। आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने। लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी। मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे। दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ते तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। मुझे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है? प्रीत की कैसी उल्टी रीत है। मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं। अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि ये हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है? महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारी सहायिका बकला बलका उसके पास पहुंच गई। अरे ये बकुला बलिका साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है? अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं। अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा। और नहीं तो क्या आपके लिए? सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ, लाओ
अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी, हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना। वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो। अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ। मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई कोपलें फूट आई हो। और जैसे इसके चरण सुंदर हैं महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है। ये ठीक कहा तुमने। इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं। तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे। मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे। अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी, ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे। अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्यपुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे। तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगु लता मंडप में बैठे। अच्छा चल। अरे ये क्या स्वामिनी? क्या क्या हुआ रे निपुणिका? हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने। अरे क्या कह रही है? देवी, तनिक उधर देखिए, उधर। वहां अशोक की छाया में महारानी धारिणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है। मालविका तो इधर आ नहीं सकती। आज इसे किसने इधर आने दिया? मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी? हाँ, हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं? पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ, यहाँ आड़ में हो जाए। कुछ संदेह सा हो गया है। संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये सात श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है। क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई? अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने? सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है। सच? बड़े भाग्यवान हो। इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं। पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ। लो, तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया। आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर तो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो। सखी, ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो। जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए। मुझे ही नहीं, तुम महाराज को भी प्यारी हो। ये सब झूठ है। उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं। सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ। क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो? ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं। सच? पर सखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाती है।
अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया। अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रही हो? सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना। अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावली का है। मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी। वाह बकुलावलिका, वाह। मित्र, बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं। महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार। यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए। तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूँ। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया? आई गौतम। महाराज भी? क्यों री बकुलावलिका, सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं? आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की। महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं। उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़कर उठो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी। क्यों भद्रे, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो। आप सखी, महारानी को जाकर सूचना दी, क्योंकि आगे अनुसार हमने। अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले। भद्रे, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी। मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे।